Audio Jungle. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान, लेक्चरर नाइस एजुकेशन सिस्टम पेशावर। आज हम जिस टॉपिक पर क्लास ले रहे हैं वो है इंजाइम्स। सो व्हाट इज़ इंजाइम्स, व्हाट्स देयर डिफरेंट फंक्शंस and what are the different factors that affect the rate of enzymes. So generally enzyme is a type of protein found within a cells. enzyme basically हमारे पास प्रोटीन की एक किस्म है, इसलिए हम enzymes को जो है ना वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिकली enzymes are globular protein in nature. enzymes create chemical reactions in the body. ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के chemicals reactions पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जी प्रोडक्शंस और मुख्तलिफ़ किस्म के सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेते हैं। इस सब की फंक्शंस को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। दे एक्चुअली स्पीड अप द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस टू हेल्प सपोर्ट लाइफ। और इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के लाइफ रिएक्शंस जो बायोकेमिकल रिएक्शंस ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उसको स्पीड अप करने के लिए ये सपोर्ट्स और ये हेल्पफुल होते हैं। एंजाइम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस और मुख्तलिफ़ किस्म के रोल्स प्ले कर लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए और इसकी टाइम को कम करने के लिए जो है ना एंजाइम्स हमारे पास मेन रोल प्ले करते हैं। सो दिस आर द कोर्स कंटेंट्स दैट वी विल कवर इन टुडे लेक्चर। इम्पोर्टेंट ऑफ एंजाइम्स कि एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर। एंजाइम्स और प्रोटीन, एंजाइम्स की जो मेन नेचर है हमारे पास वो प्रोटीनिक इन नेचर है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, एंजाइम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, एंजाइम स्पेसिफिसिटी, किस तरह किसी खास रिएक्शंस के लिए हमारे पास एंजाइम की जो है ना स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। मैकेनिज़म्स ऑफ एंजाइम्स एक्शंस, एंजाइम किस तरह जो है ना वो केमिकल रिएक्शंस में अपना रोल प्ले कर लेते हैं, किस तरह अपने रिएक्शंस को जो है ना वो स्पीड अप कर लेता है। एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स, वो कौन सी चीज़ें हैं जो एंजाइम्स के फंक्शंस को जो स्पीड अप कर लेता है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो एंजाइम्स के फंक्शंस को डिक्रीज़ कर देता है। अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी, वो कौन से फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो या एंजाइम्स की कंसंट्रेशन हो, इस तरह पीएच और जिस तरह टेम्परेचर्स और टाइम्स। को एंजाइम्स क्या है और इसकी क्लासिफिकेशंस क्या है। एंजाइम्स इन क्लिनिकल मेडिसिन, हम किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ की प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए हम एंजाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या है हमारे पास। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट कैटालाइज इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम्स हमारे पास बायोलॉजिकल्स मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल जो पाए जाते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी एंड दैट कैटालाइज, और ये स्पीड अप कर लेते हैं, इन्हांस कर लेता है ऑल दोज रिएक्शंस विच हैपन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। यानी एंजाइम्स आर जस्ट लाइक्स केमिकल कैटलिस्ट। जिस तरह हम मुख्तलिफ़ रिएक्शंस में मुख्तलिफ़ किस्म के कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कोबाल्ट से आयरन है, फेरिक्स, और जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास मेटल है जो मुख्तलिफ़ रिएक्शंस को स्पीड अप कर लेते हैं। इस तरह जो मॉलिक्यूल्स, जो सब्सटेंसेस रिएक्शंस, उन रिएक्शन को स्पीड अप कर लेते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, एंजाइम्स का। इन एंजाइमेटिक रिएक्शन सब्सट्रेट टू प्रोडक्ट, और एंजाइम्स जिस चीज़ पे फंक्शंस कर लेता है, यानी जिस चीज़ को चेंज कर लेता है, जिस रिएक्शन पे एंजाइम्स जो है ना वो अपना रोल प्ले कर लेता है, इसको हम सब्सट्रेट कहते हैं। और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट जो चीज़ बनता है, जो रिएक्शन प्रोसीड होता है, इनमें जो प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब्सट्रेट, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। यानी सब्सट्रेट वो चीज़ है जिस पे एंजाइम अपना एक्शंस करके उसको किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जब हमारे पास एंड में कोई केमिकल्स, कोई रिएक्शंस, कोई एटीपी वगैरह हासिल हो जाए तो इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जिस चीज़ से हासिल हो जाए उसको हम सब्सट्रेट कहते हैं। यानी एंजाइम्स का मेन रोल क्या है, मेन फंक्शंस क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से जल्दी या सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो इस रिएक्शंस को एंजाइम स्पीड अप कर देता है। Enzymes are selective for their substrate and speed up only a few reactions from amongst many possibilities. और हर एक रिएक्शंस, हर एक बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए देयर इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स। यानी इसका मतलब यह है कि
हर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म्स के बारे में, तो वहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटियोलिटिक्स एंजाइम्स हमारे पास पाए जाते हैं। इस तरह अगर हम लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे हमारे पास खास किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक एंजाइम का नाम है लाइपेज, जो लिपिड्स के लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यह है एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स की प्रोडक्ट, ये जिस चीज़ पे एंजाइम्स एक्शन कर लेता है, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया, ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो चीज़ है जिस पे एंजाइम अपना एक्शन कर लेता है, यानी एंजाइम्स की एक्शन के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। और एंजाइम्स का काम यह है कि सबस्ट्रेट के लार्ज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करे टुवर्ड स्मॉल मॉलिक्यूल। तो इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो चीज़ है जो हमारे पास हासिल होते हैं एज ए रिज़ल्ट ऑफ एनी एंजाइमेटिक रिएक्शंस। तो किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस में जो चीज़ यूज़ होता है इसके हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और जो चीज़ हमारे पास एट द एंड हासिल होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। अब एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम इज़ दैट एंजाइम लोअरिंग द एक्टिवेशंस एनर्जी। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम्स की क्या है कि वो एक्टिवेशंस एनर्जी को कम कर देता है। किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस को या किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को फॉर्म करने के लिए उसके लिए एक खास किस्म की टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अब एंजाइम्स क्या कर लेते हैं, एंजाइम इस टेम्परेचर को कम कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास A प्लस B, ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इतना टेम्परेचर दे दे, लेट्स सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल वी गिव 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट होते हैं टुवर्ड प्रोडक्ट। अब एंजाइम्स क्या करता है, एंजाइम्स ये करता है कि इस टेम्परेचर को अगर हम यहाँ पे एंजाइम्स को ऐड करें तो ये एंजाइम इस टेम्परेचर को इस तरह बिलो कर देता है, इस टेम्परेचर को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास जो है ना ये सबस्ट्रेट जो हमारे पास कन्वर्ट हुआ टुवर्ड प्रोडक्ट, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू हैपन एनी रिएक्शंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। वो कम से कम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। एज ए रिजल्ट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड फास्टर एंड रिएक्शंस रीच देयर इक्विलिब्रियम स्टेट मोर रैपिडली। और इस तरह जब हम एंजाइम इस रिएक्शंस में ऐड करें, फॉर एग्जांपल पहले जो है ना इस रिएक्शंस ने टाइम फॉर एग्जांपल लिया 1 आवर, अब अगर ये रिएक्शंस में हम एंजाइम्स को ऐड करें तो इट मे बी पॉसिबल कि ये रिएक्शंस हमारे पास जो है ना 1 आवर की बजाय ये हमारे पास 40 मिनट्स में या हमारे पास 30 मिनट्स में जो है ना ये प्रोसीड होकर हमारे पास प्रोडक्ट बना ले। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर लेते हैं, इस रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम्स को जो है ना जल्दी हमारे पास रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम हासिल होता है, और इस तरह हमारे पास टाइम्स की बचत होती है और ईज़िली हमारे पास फास्ट रिएक्शन होकर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाते हैं। Most enzymes reactions rates are millions of times faster than those of comparable uncatalyzed reactions। इसका मतलब यह है कि अगर कोई रिएक्शन विदाउट एंजाइम जो है ना वो प्रोसीड करे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम्स लेता है, मिलियंस ऑफ टाइम जो है ना वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू दोज रिएक्शंस इन विच वी यूज़ एंजाइम्स एज अ कैटलिस्ट। यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें हमारे पास कोई एंजाइम यूज़ ना हो तो वो रिएक्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू दोज रिएक्शंस वेयर वी यूज़ एंजाइम एज अ कैटलिस्ट। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एज विद ऑल कैटलिस्ट एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शंस, दे कैटलाइज नॉर डू दे अल्टर द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शंस। इसका मतलब यह है कि अगर कोई रिएक्शन है फॉर एग्जांपल्स प्रोटियोलिटिक्स एंजाइम फॉर एग्जांपल पेप्सिन्स है, वो किसी केसिन्स मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर लेते हैं टुवर्ड स्मॉल्स मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब यह है कि एंजाइम इस रिएक्शंस में कंप्लीट यूज़ नहीं होते, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम्स में टेक पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शंस, द रिमेनिंग्स में लेफ्ट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। किसी भी एंजाइम्स का को मामूली सा मकदार जो है ना वो एक रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर लेता है और बाकी जो एंजाइम्स की मकदार होती है वो प्रेजेंट होती है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर रिएक्शंस के लिए, हर बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स के
लार्ज मालिक्यूल को स्मॉल मोनोमर्स में कन्वर्ट करने के लिए, यानी लार्ज मालिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन को अगर हम एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटियोलिटिक्स एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस तरह अगर हम लिपिड्स के लार्ज मालिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं टुवर्ड ट्राइग्लाइसराइड्स तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। अब हम लिपिड्स के एंजाइम्स को यूज़ नहीं कर सकते ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, इस तरह प्रोटीन के एंजाइम्स को हम यूज़ नहीं कर सकते ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। इसका मतलब यह है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक पर देयर सबस्ट्रेट, हर सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? अ फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड राइबोसोम्स आल्सो कैटालाइज द रिएक्शन। कुछ हमारे पास आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास पाए जाते हैं जो एक्ट कर लेते हैं जस्ट लाइक अ कैटालिस्ट। इसका मतलब ये कि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। अब ये कुछ स्मॉल कंसेप्ट है जो मोस्टली यूज़ होते हैं इनसाइड्स द चैप्टर्स ऑफ एंजाइम्स। एक कंसेप्ट इसमें है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर वो चीज़ है, वो केमिकल्स है, वो आयंस है, वो पार्ट्स है जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है। हर वो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इनहिबिटर। एक्टिवेटर क्या है? एक्टिवेटर्स आर दोज मॉलिक्यूल विच एक्टिवेट विच इंक्रीज द एंजाइम्स एक्टिविटी। Many drugs and poisonous are enzymes inhibitor। हमारे ह्यूमन बॉडी में अगर मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स या मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइजन्स चले जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्टॉप करके एक्ट कर लेते हैं जस्ट लाइक एन इनहिबिटर। और इस तरह जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टॉप करके मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम के फंक्शंस को इफ़ेक्ट करके लाइफ की जो है ना प्रॉपर्टीज़ या लाइफ की जो हमारे पास एग्जिस्टेंट है इसको ख़त्म कर देती है। एक्टिविटी इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर्स, केमिकल इन्वायरमेंट, पीएच एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। ये मुख्तलिफ वो चीज़ें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी में जो है ना अपना रोल प्ले कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हर एंजाइम्स की केमिकल रिएक्शन के लिए हमारे पास एक खास किस्म का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होते हैं। इस तरह एक प्रेशर्स, इस तरह केमिकल इन्वायरमेंट्स, पीएच और एंजाइम्स या सब्सट्रेट की कंसंट्रेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। Enzymes are in general globular proteins and range from just 62 amino acids resides in size to over 2500 resides। enzymes जिस तरह हमारे पास प्रोटीन के दो मेन टाइप्स है, एक इसमें है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा इसमें है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। तो एंजाइम बेसिकली हमारे पास क्या है? वो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है और इसकी जो साइज़ है यानी 62 अमीनो एसिड से लेकर यानी मिनिमम इसका साइज़ कंसिस्ट होता है 62 अमीनो एसिड पे और लार्ज साइज़ यानी जो बड़े एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2500 अमीनो एसिड्स पर कंसिस्ट हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एमसीक्यू में कोई आपसे पूछ ले कि एंजाइम्स में अमीनो एसिड्स की रेंज क्या है तो मिनिमम रेंज 62 अमीनो एसिड है और मैक्सिमम रेंज इसमें 2500 अमीनो एसिड्स है। A small number of RNA-based biological catalysts exist, with the most common being the ribosomes. These are referred to as either RNA enzymes or ribosomes. जिस तरह प्रीवियस स्लाइड में हमने स्टडी कर दिया कि कुछ न्यूक्लिक एसिड्स के मॉलिक्यूल यानी कुछ आरएनए मॉलिक्यूल जो न्यूक्लिक एसिड की फैमिली से बिलोंग कर देते हैं वो भी एक्टिविटी शो कर लेते हैं जस्ट लाइक अ कैटालिस्ट और इसको हम कहते हैं आरएनए एंजाइम्स और राइबोसोम्स। Only a small portion of the enzymes is directly involved in catalysis। जिस तरह हमने पढ़ा कि एंजाइम्स की जो स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट होता है 62 अमीनो एसिड से लेकर 2500 अमीनो एसिड तक। तो इसका मतलब यह है कि एंजाइम्स की होल बॉडी कंसिस्ट अपॉन दीज रेंज ऑफ अमीनो एसिड्स। लेकिन केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ एंजाइम्स की वो एक्टिव पार्ट इस्तेमाल होता है जो एंजाइम्स का एक्टिव पार्ट होता है। एंजाइम्स के मेन दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका एक्टिव पार्ट दूसरा इसका एलास्टेरिक्स पार्ट होता है। तो जो मेन एक्टिव पार्ट होते हैं जिसके साथ सब्सट्रेट अटैच होते हैं इसमें 2 से लेके 24 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि ओनली 2 to 24 अमीनो एसिड इज डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। द रिमेनिंग अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एंजाइम्स। The region that contain these catalytic resides bind the substrate and then carried out the reaction is known as active sites। एंजाइम्स के बॉडी पे वो साइड जिसके साथ सब्सट्रेट अटैच होते हैं और जहाँ पे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट्स। ये फॉर एग्जांपल एंजाइम्स की बॉडी है,
ये एंजाइम्स की बॉडी है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका एक्टिव साइड है जिसके साथ क्या अटैच होते हैं, जिसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होते हैं। अब ये क्या है, ये है सबस्ट्रेट और ये एंजाइम्स की क्या है, ये एंजाइम की एक्टिव साइड है और ये एक्टिव साइड कंसिस्ट होता है 2 से लेके 24 अमीनो एसिड पर। ये 2 से 24 अमीनो एसिड पे कंसिस्ट होता है। Enzymes can also contain sites that binds cofactor which are needed for catalysis. Enzymes में एक्टिव साइड के साथ साथ एक और साइड भी होता है जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइड्स, और इस साइड्स पे जो है ना वो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कोफैक्टर अटैच होते हैं। कोफैक्टर वो चीज़ है जो एंजाइम की एक्टिविटी को या डिक्रीज़ कर देते हैं या इंक्रीज़ कर लेते हैं। कोफैक्टर में भी इनहिबिटर एंड में भी एक्टिवेटर्स एंड कोफैक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। तो आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि एंजाइम्स में हमारे पास दो जो है ना वो साइड्स पाए जाते हैं। एक इसका एक्टिव साइड है जो 2 से लेकर 24 अमीनो एसिड पे कंसिस्ट होता है, और दूसरा इस पे जो है ना वो एलोस्टेरिक साइड्स होता है जिसमें हमारे पास कोफैक्टर अटैच होते हैं। कोफैक्टर में भी इनहिबिटर एंड में भी एक्टिवेटर्स। एंजाइम्स आर लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स दैट फोल्ड टू प्रोड्यूस अ 3-डायमेंशनल प्रोडक्ट। जिस तरह हमने फर्स्ट स्लाइड्स में पढ़ा कि एंजाइम्स हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर है, तो हमारे पास 2 तरह के प्रोटीन्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। एक इसमें हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स है और दूसरा हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर 3-डायमेंशनल इन नेचर। इसका मतलब यह है कि इसके अमीनो एसिड 3D स्ट्रक्चर में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो अमीनो एसिड हमारे पास क्या है, ये अमीनो एसिड हमारे पास जो है ना वो प्रोटीन्स की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यूनिट्स है। एंजाइम्स चूँकि हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है एंड दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर 3-डायमेंशनल इन स्ट्रक्चर। इफ एनीवन आस्क यू इन MCQs दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स which are present in the enzyme, the usual answer will be that the structure of amino acid is 3D. It means 3-dimensional structures. Individual protein chain में sometimes group together to forms a protein complex. हमारे पास जो है ना वो स्मॉल के अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल बना के हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हमारे पास बना देते हैं। मोस्ट एंजाइम्स कैन बी डिनेचर्ड। हमारे पास एंजाइम जो है ना वो डिनेचर होते हैं। जिस तरह प्रोटीन्स हमारे पास डिनेचर हो सकते हैं अगर हम जो है ना इसको ज़्यादा pH दे दें, इसको ज़्यादा टेम्परेचर दे दें, या हम किसी मुख्तलिफ एसिड्स को जो है ना हम प्रोटीन पे डाल देते हैं, तो इसकी वजह से एंजाइम्स डिनेचर हो सकते हैं। जस्ट लाइक द सेम, चूँकि एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन है और प्रोटीन इन नेचर है, तो इसलिए एंजाइम्स भी डिनेचर हो सकते हैं। डिनेचर मीन डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। दैट इज़ अनफोल्डेड एंड इनएक्टिवेटेड बाई हीटिंग एंड केमिकल डिनेचरेंट्स। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल डिनेचरेंट्स, वो सब्सटेंसेस जो एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, डिनेचर कर लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम केमिकल डिनेचरिंग कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के अगर हम हीट को एंजाइम्स की स्पेसिफिक हीट से बढ़ा दे तो इसकी वजह से भी एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है ना वो इफेक्ट हो सकती है। विच डिस्टर्ब द 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और ये हीट क्या कर लेता है, ये जो 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर पाया जाता है एंजाइम्स के प्रोटीन्स में, इसको डिनेचर करके एंजाइम्स की रोल और फंक्शंस को अफेक्ट कर देता है। डिपेंडिंग ऑन द एंजाइम डीनेचरेशंस में बी रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। एंजाइम्स की नेचर पे डिपेंड कर लेता है और उस चीज़ पे, उस केमिकल डिनेचरिंग पे भी डिपेंड कर लेते हैं जो एंजाइम पे इफेक्ट करके उसको डिनेचर बना लेता है। इसके बेस पे एंजाइम्स आइदर रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। अब एंजाइम्स की एक्शंस की हमारे पास 2 मेन हाइपोथेसिस है, यानी एंजाइम किस तरह सबस्ट्रेट पे जो है ना वो अपना फंक्शंस करके हमारे पास प्रोडक्ट बना लेता है, या किस तरह एंजाइम जो है ना वो बायोकेमिकल प्रोसेस जितने भी ह्यूमन बॉडी के अंदर परफॉर्म्स होते हैं वो किस तरह स्पीड अप करके। तो इसके लिए हमारे पास 2 मॉडल्स जो है ना वो पाए जाते हैं। एक इसमें है लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इसको हम कहते हैं एंजाइम स्पेसिफिसिटी मॉडल। ये एंजाइम स्पेसिफिसिटी मॉडल है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि जिस तरह हमारे पास हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की की पाई जाती है, यानी हम किसी दूसरे लॉक की को हम जो है ना एक लॉक पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि हर मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स पाए जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम प्रोटियोलिटिक्स एंजाइम्स को हम लिपिड्स पे अप्लाई नहीं कर सकते, लिपिड्स के एंजाइम्स को हम प्रोटीन पे अप्लाई नहीं कर सकते, जिस तरह हम एक लॉक की को दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसी तरह
इंजाइम्स की लॉक एंड की हाइपोथेसिस ये सजेस्ट कर देती है कि इंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, कि हर रिएक्शंस के लिए देयर स्पेसिफिक नंबर्स एंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंजाइम्स। नोबेल लेचरेट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट इमेल फिशर्स इन 1894 सजेस्टेड, ये एक हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट था इमेल फिशर्स, 1894 में उसने ये हाइपोथेसिस को जो है ना वो प्रपोज कर दिया, इसको सजेस्ट कर दिया। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक यानी लॉक एंड की हाइपोथेसिस के मुताबिक बोथ द एंजाइम एंड द सब्सट्रेट पोजेसेस स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिक शेप दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। इस हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि हर एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स में एक खास किस्म की सब्सट्रेट अटैच होती है। अब अगर इस सब्सट्रेट की शेप इस एंजाइम के एक्टिव साइट्स के मुताबिक हो तो इसका मतलब यह है कि एंजाइम इस सब्सट्रेट पे अपना एक्शन कर देता है। अब अगर इसकी एक्टिव साइट और सब्सट्रेट की साइट्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सब्सट्रेट की साइट है, अगर इसमें डिफरेंस हो तो इसका मतलब यह है कि एंजाइम ऐसे सब्सट्रेट पे अपना फंक्शंस नहीं करता। However, while these model explain enzyme specificity, इस एंजाइम्स का सबसे मेन जो है ना वो डोमिनेंट बिहेवियर या मेन डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका मेन डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एंजाइम आर स्पेसिफिक। हर रिएक्शंस के लिए, हर सब्सट्रेट के लिए हमारे पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ एमाइनो एसिड्स की एंजाइम्स पाए जाते हैं। इट फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट दैट एंजाइम्स अचीव, और ये उन स्टेट को, उन ट्रांजिशन स्टेट में ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस फेल होती है। जिस तरह मैंने आपको एक जो है ना डायग्राम के थ्रू आपको जो है ना एक्सप्लेन करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी हम किसी और सब्सट्रेट को देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास A+B कोई सब्सट्रेट है जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल B+A में। अब इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी दे के फॉर एग्जांपल हमने यहाँ तक पहुँचा दिया। अब ये इसकी क्या है, ये हाईएस्ट पॉइंट इसकी ट्रांजिशन पॉइंट है। ट्रांजिशन पॉइंट वो पॉइंट है जिसके बाद एंजाइम्स के सब्सट्रेट वो कन्वर्ट होते हैं टुवर्ड प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेज को, इस ट्रांजिशन स्टेज को जो है ना लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट एक साथ यानी बर वक्त हमारे पास हासिल नहीं होती। ये हमारे पास स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे पास हासिल होती है और एज ए रिज़ल्ट ऑफ देम हमारे पास प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो चूँकि ये स्टेप हमारे पास जो है ना वो बाय द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एनर्जीज हमारे पास हासिल होती है, इसलिए ये स्टेप जो है ना वो लॉक एंड की हाइपोथेसिस एक्सप्लेन नहीं करते। दूसरा हमारे पास है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट का मतलब यह है कि एंजाइम अपने एक्टिव साइट्स में चेंजेस ला के सब्सट्रेट के मुताबिक खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं और सब्सट्रेट को अपने अंदर फिट कर देता है। In 1958, Daniel Koshland suggested a modification to the लॉक एंड की हाइपोथेसिस। 1958 में डेनियल कॉशलैंड ने लॉक एंड की हाइपोथेसिस में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी और उसने ये बता दिया कि एंजाइम्स आर नॉट स्पेसिफिक, एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल्स विच में ब्रिंग चेंजेस इन द एक्टिव साइट्स एंड चेंज द एक्टिव साइट्स अकॉर्डिंग टू द कमिंग सब्सट्रेट। और उसने ये बता दिया कि एंजाइम अपने एक्टिव साइट्स में चेंज लाती है उस सब्सट्रेट के मुताबिक जो इसके साथ अटैच होती है। Since enzymes are rather flexible structures, the active site is continuously reshaped by interactions with the substrate as the substrate interact with the enzymes। उसने ये बता दिया कि एंजाइम जिस सब्सट्रेट के साथ अटैचमेंट कर देता है उसके मुताबिक वो अपने एक्टिव साइट्स में चेंजेस लाती है। As a result, the substrate does not simply bind to a rigid active sites. The amino acid chain that make up the active sites are molded into the precise positions that enable the enzymes to perform its catalytic functions। इसका मतलब यह है कि एंजाइम्स अपने एक्टिव साइट्स में चेंजेस लाते हैं और चेंजेस उस कमिंग सब्सट्रेट के मुताबिक होती है। यानी इसका मतलब यह है कि एंजाइम्स आर नॉट स्पेसिफिक, एंजाइम्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स कि वो अपने एक्टिव साइट्स में चेंजेस लाती है। In some cases, such as glycosidasis, the substrate molecules also change shapes slightly as it enters the active sites। और इसका मतलब यह है कि not only enzymes may bring changes in the active sites, the substrate may also change the shapes according to the enzymes active sites। इसका मतलब यह है कि सिर्फ एंजाइम्स खुद के सब्सट्रेट में जो है ना खुद के एक्टिव साइट्स में चेंज नहीं ला सकते। एंजाइम्स का जो सब्सट्रेट है वो भी एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स के मुताबिक खुद को चेंज करता है।
अब एलोस्टेरिक साइट्स क्या है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स पे हमारे पास दो साइट्स पाए जाते हैं। एक तो हमारे पास एक्टिव साइट्स है जिसके साथ हमारे पास सबस्ट्रेट अटैच होते हैं। दूसरा हमारे पास पाया जाता है एंजाइम्स में, क्या हमारे पास पाए जाते हैं एंजाइम में एलोस्टेरिक साइट्स। ये क्या है? ये एंजाइम्स की एलोस्टेरिक साइट्स है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट्स है। एलोस्टेरिक साइट्स are sites other than active sites on the enzyme that bind to molecule in the cellular environments। एलोस्टेरिक साइट्स के साथ भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो अटैच कर लेते हैं, जिस तरह सबस्ट्रेट अटैचमेंट कर लेता है एक्टिव साइट्स के साथ। द साइट फ्रॉम वीक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड विद दिस मॉलिक्यूल काजिंग अ चेंज इन द कन्फर्मेशंस ऑफ द एंजाइम्स। और एलोस्टेरिक साइट पे जो हमारे पास बांड बन जाता है वो हमारे पास नॉन कोवेलेंट का मतलब ये कि हमारे पास वीक बांड होता है। और अगर इस एलोस्टेरिक साइट पे कोई जो है ना मॉलिक्यूल अटैच हो जाए तो ये एंजाइम्स की इस स्ट्रक्चर में, एंजाइम्स की इस कन्फिगरेशंस में, जहाँ पे हमारे पास अमीनो एसिड्स की कन्फिगरेशन होती है, इसमें हमारे पास चेंजेस आती है और एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स के मॉडिफिकेशंस में हेल्पफुल होते हैं। दिस चेंज इन कन्फर्मेशन ट्रांसलेट to the active sites which then affect the reactions rate of the enzymes। और इस एलोस्टेरिक साइट्स का मतलब क्या है? इस एलोस्टेरिक साइट्स का मतलब यह है कि अगर इसके साथ कोई कोफैक्टर्स अटैच हो जाए तो ये चेंजेस लाता है एंजाइम के एक्टिव साइट्स में और एंजाइम्स के एक्टिव साइट को मॉडिफाई कर लेता है उस कमिंग सबस्ट्रेट के मुताबिक। यानी जो सबस्ट्रेट आता है एंजाइम्स के एक्टिव साइट में अटैचमेंट करने के लिए, ये एलोस्टेरिक साइट इसमें मॉडिफिकेशन करके इस एक्टिव साइड को जो है ना वो मौजू बना लेता है, वो कंपेरेबल बना लेते हैं टुवर्ड द कमिंग सबस्ट्रेट। एलोस्टेरिक रिएक्शंस कैन बोथ इनहिबिट एंड एक्टिवेट एंजाइम्स एंड आर अ कॉमन वे दैट एंजाइम्स आर कंट्रोल्ड इन द बॉडी। और एलोस्टेरिक साइड पे जो चीज़ अटैच होती है, जो मॉलिक्यूल्स अटैच होती है, वो आइदर एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देती है जिसको हम कहते हैं कि वो एक्टिवेटर है, या उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं जिसको हम इनहिबिटर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एलोस्टेरिक साइड पे जो मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं वो इनहिबिटर भी हो सकते हैं और वो एक्टिवेटर भी हो सकते हैं। अब कोफैक्टर्स क्या है? कोफैक्टर सम एंजाइम रिक्वायर्ड नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कोफैक्टर टू बी बाउंड फॉर एक्टिविटी। कुछ एंजाइम्स के साथ नॉन प्रोटीनिक्स मॉलिक्यूल्स यानी अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स या हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इनऑर्गेनिक्स हमारे पास मेटल्स वो अटैच होते हैं और एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर देता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो हमारे पास नॉन प्रोटीनिक्स होते हैं, नॉन प्रोटीनिक्स आइदर ऑर्गेनिक आइदर नॉन ऑर्गेनिक्स, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक्स मेटल आयंस एंड आयरन सल्फर क्लस्टर्स। ये क्या है? जितने भी मेटल्स आयंस है, आयरन है, कोबाल्ट है, जितनी भी ये चीज़ें इनऑर्गेनिक्स मेटल्स है, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। दूसरा हमारे पास है ऑर्गेनिक्स कंपाउंड, फॉर एग्जांपल फ्लेविन है, हीम्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स के साथ जो है ना NADH और FADH ये अटैच होते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सब है कोफैक्टर्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप विच आर टाइटली बॉन्ड टू एन एंजाइम्स। देखिए कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमारे पास फ़र्क है। कोफैक्टर का मतलब यह है कि कोफैक्टर रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप यह हमारे पास टाइटली बाउंड होता है। इसका मतलब यह है कि ये इरिवर्सिबल है। यानी कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप में फ़र्क यह है कि कोफैक्टर में बी आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कोफैक्टर्स, but prosthetic group are tightly bound, which means that it's irreversible. Coenzymes which are released from the enzyme's activity sites during the reaction, NADH, NADPH and adenosine triphosphate। ये वो enzymes है जो मुख्तलिफ़ किस्म के मैक्रो मॉलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म्स में मुख्तलिफ स्टेप्स पे हमारे पास रिलीज़ होते हैं और फर्दर स्टेप में ये हमारे पास यूज़ होते हैं। ये जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म्स के चैप्टर में, तो वहाँ हमारे पास क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शंस है। तो उन रिएक्शंस में कुछ स्टेप पे हमारे पास NADH और NADPH, जिस तरह ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल्स के मुख्तलिफ स्टेप्स में हमारे पास बन जाते हैं और ये यूज़ होते हैं एट द एंड स्टेज ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म विच इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। तो इसमें हमारे पास यूज़ हो के ATP की प्रोडक्शंस पे हमारे पास यूज़ होते हैं। अब है दूसरा कंसेप्ट हमारे पास एपोएंजाइम्स।
Enzyme that require a cofactor but don't have one bonds are called apoenzymes or apoprotein. apoenzymes हमारे पास वो enzymes है जिसको अपनी एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, अपनी एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए, अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कोफैक्टर की ज़रूरत हो, लेकिन इसके पास कोफैक्टर मौजूद ना हो, तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं एपोएंजाइम. एपो मीन्स एब्सेंस ऑफ कोफैक्टर बट दे नीड कोफैक्टर्स फॉर देयर एक्टिविटी. दूसरा है हमारे पास होलो एंजाइम्स. एन ओपो एंजाइम टुगेदर विद इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड अ होलो एंजाइम्स. दिस इज द एक्टिव साइड्स. होलो एंजाइम वो एंजाइम्स है जिसकी एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत हो, लेकिन इसके साथ कोफैक्टर अटैच भी हो. मतलब ये है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल है. मतलब ये है कि वो एंजाइम एक्टिव सूरत में है. तो हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हुए. एक है ओपो एंजाइम्स. ओपो एंजाइम्स वो एंजाइम्स है जिसकी एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत है, लेकिन इसके पास कोफैक्टर मौजूद नहीं, ये इनएक्टिव फॉर्म्स है. दूसरा हमारे पास है होलो एंजाइम. ये वो एंजाइम्स है जिसकी एक्टिविटी के लिए हमारे पास कोफैक्टर की ज़रूरत है और कोफैक्टर इसके साथ मौजूद है. इसका मतलब ये कि ये फुलफिल है और ये एक्टिव फॉर्म्स में है. अभी एंजाइम्स की बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंजाइम्स की बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है. दे आर इंडिस्पेंसेबल फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शंस एंड सेल रेगुलेशंस ऑफन वाया काइनेसिस एंड फॉस्फेटेसिस. ये मुख्तलिफ़ किस्म के ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सिग्नल ट्रांसडक्शंस और मुख्तलिफ़ किस्म के सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो एंजाइम्स यूज़ होते हैं. यानी इट मीन्स के एंजाइम्स आर वाइटल for the different reactions which happening inside the human body. They also generate movement with myosin hydrolyzing ATP to generate muscle contractions. जिस तरह हमने पढ़ा कि ATP हमारे पास क्या है, ATP हमारे पास जो है ना वो मुख्तलिफ़ के स्टेज पे बन जाते हैं हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स में मुख्तलिफ़ एंजाइम्स के ज़रिए. तो चूँकि ये बन जाते हैं मुख्तलिफ़ एंजाइम्स के ज़रिए, इस तरह ये यूज़ होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मसल के एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स में जो हमारे पास ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट्स क्रिएट कर देते हैं. मूविंग कार्गो अराउंड द सेल इज़ पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन का हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शंस क्या है. इसका फंक्शन ये है कि वो साइटोप्लाज्म्स में एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट, मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस, मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है. तो चूँकि इसके फंक्शंस में भी एंजाइम्स का रोल है. Other ATPase in the cell membrane are ion pumps involved in active transport. मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ़ किस्म के पम्प्स होते हैं जो कुछ आयंस को सेल्स के अंदर जाने देता है और कुछ को जो है ना वो जाने नहीं देता. तो इन आयंस की एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए हमारे पास ATPase एंजाइम्स यूज़ होते हैं. एंजाइम्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन मोर एक्जोटिक फंक्शंस सच एज लूसिफेरेज जनरेटिंग लाइट्स इन फायरफ्लाइज. जिस तरह हम ये रात की जो है ना रात के वक्त ये छोटे छोटे से बटरफ्लाई टाइप्स के जो है ना वो इंसेक्ट को हम देखते हैं जिसके दुम जो है ना वो इस तरह नज़र आते हैं जैसे कि कोई शम्मा वगैरह या कोई लाइट हो. ये लाइट ये किस चीज़ की वजह से, ये लूसिफेरेज जो है ना इस एंजाइम्स की वजह से ये रेड जो है ना नज़र आती है. वायरसेस कैन आल्सो कंटेन एंजाइम फॉर इन्फेक्टिंग सेल्स. मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस सेल को जो है ना सेल की फंक्शंस को डिसरप्ट करने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स यूज़ कर लेते हैं. सच एज द HIV इंटीग्रेजेस एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस आर फॉर वायरल रिलीज फ्राम सेल लाइक द इन्फ्लुएंजा वायरस न्यूरामिनिडेज. ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये मुख्तलिफ़ किस्म के HIV वायरस के DNA की रिप्लिकेशंस और फिर उसके मॉडिफिकेशंस में जो है ना वो हेल्पफुल होते हैं और इस तरह ये HIV वायरस की रिप्लिकेशंस में हेल्पफुल होते हैं. Amylases and proteases break down large macromolecules such as protein respectively into smaller ones so they can be absorbed by the intestines. ये मुख्तलिफ़ किस्म के amylases और ये proteases हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोटियोलिटिक्स एंजाइम्स है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन को कन्वर्ट कर लेते हैं टुवर्ड स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच इज़ कॉल्ड एमाइनो एसिड और ये इजीली एब्जॉर्ब होते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ विलाई. Several enzymes can work together in a specific order, creating metabolic pathway. इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म्स के बारे में, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, मेटाबॉलिज्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, मेटाबॉलिज्म्स ऑफ फैट्स के बारे में. तो इसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स हमारे पास यूज़ होते हैं और ये इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को जो है ना वो कन्वर्ट कर लेते हैं टुवर्ड्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच आर कॉल्ड मोनोमर्स.
In a metabolic pathway, one enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. मुख्तलिफ़ किस्म के पाथवे में जो यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बायोकेमिकल रिएक्शंस जो इनसाइड द ह्यूमन बॉडी में टेक प्लेस, तो इसमें कुछ एंजाइम्स एक स्टेप पे यूज़ होते हैं तो कुछ एंजाइम दूसरे स्टेप पे यूज़ होते हैं। इस तरह वो इस रिएक्शंस को फर्दर प्रोसीड करने में हेल्पफुल होते हैं। आफ्टर द कैटालिटिक रिएक्शंस द प्रोडक्ट इज़ देन पास्ड ऑन टू अनदर एंजाइम्स। ये जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स है या जितने भी पॉलीमर्स है मैक्रो मॉलिक्यूल की, ये एक साथ जो है ना वो कन्वर्ट नहीं होते टुवर्ड मोनोमर्स में, ये स्टेप वाइज। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म्स के बारे में, तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म्स जो है ना वो इंटेस्टाइन से स्टार्ट होती है। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास वहाँ पर एंजाइम्स है, रेनिन है, हमारे पास पेप्सिन है, HCl है। इसी तरह ये लार्ज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर लेते हैं टुवर्ड मोनोमर में, फिर इस तरह ये चले जाते हैं टुवर्ड इंटेस्टाइन में। वहाँ पे हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के इंटेस्टिनल एंजाइम्स आते हैं। इस तरह ये थ्रू अ स्टेप वाइज जो है ना एक लार्ज या मैक्रो मॉलिक्यूल्स की डाइजेशंस करके उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। विदाउट एंजाइम्स मेटाबॉलिज्म वुड नाइदर प्रोग्रेस थ्रू अ सेम स्टेप्स नॉर बी फास्ट इनफ टू सर्व द नीड ऑफ द सेल्स। इसका मतलब यह है कि अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंजाइम्स ना हो तो जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस है, जितने भी मेटाबॉलिज्म्स और कैटाबॉलिज्म्स की जितनी भी प्रोसेस है, वो इस स्पीड से जो है ना वो फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते कि वो ह्यूमन बॉडी के नीड को फुलफिल करे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई स्ट्रेसफुल एक्टिविटी परफॉर्म करें, फॉर एग्जांपल हम वॉकिंग करते हैं, हम फॉर एग्जांपल जो है ना वो स्टडिंग कर लेते, फॉर एग्जांपल हम फास्टिंग कर लेते हैं जिसमें हम किसी भी फूड आइटम्स के इनटेक नहीं करते, तो अगर इस दौरान हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर अवेलेबल ना हो तो वो इस दौरान ह्यूमन बॉडी की जो नीड है इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता। Indeed, a metabolic pathway such as glycolysis could not exist independently of enzymes. ये ग्लाइकालिसिस ये हमारे पास एक स्टेप्स है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म्स की। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हमारे पास 3 स्टेप्स पे जो है ना वो कंसिस्ट है। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, ग्लाइकालिसिस, सेकंड स्टेप इसका है क्रेब्स साइकिल और थर्ड स्टेप इसका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो चूँकि ग्लाइकालिसिस में हम जो है ना वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं टुवर्ड पायरुवेट्स मॉलिक्यूल, फिर पायरुवेट चला जाता है टुवर्ड क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के एट द एंड वी obtain different type of NADH and FADH, and NADH and FADH we use in electron transport chain where we obtained ATP which is our final wanted product. फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास एंजाइम्स की एक्टिविटी को हमारे पास इफ़ेक्ट कर देता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पास एंजाइम्स की एक्टिविटी को इफ़ेक्ट कर देता है। आइदर एंजाइम की स्पीड को डिक्रीज़ कर देता है, आइदर एंजाइम की स्पीड को हमारे पास डिक्रीज़ करते हैं या इसको इंक्रीज़ कर देता है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है कंसंट्रेशंस। Concentrations, either the concentrations of enzymes, either the concentrations of substrate. Changing the concentration of a substrate only affect the rate of reactions if it is the limiting factor. That is, it is the factor that is stopping a reaction from proceeding at a higher rate. इसका मतलब ये है कि अगर हम सबस्ट्रेट के अमाउंट को बढ़ा दें एक खास लिमिट तक, तो इसके साथ साथ एंजाइम्स की रिएक्शंस की स्पीड जो है ना वो हमारे पास बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक खास लिमिट के ऊपर अगर एंजाइम्स की जो है ना वो मिकदार को, नंबर्स को बढ़ा दिया जाए, अगर एक खास लिमिट के ऊपर हम जो है ना वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो इसके साथ एंजाइम्स की स्पीड जो है ना वो कम होती है। If it is the limiting factor, increase concentration will increase the rate of reactions up to a point, after which any increase will not affect the rate of reactions. जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक खास लिमिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम्स है, अगर हमारे पास 5 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल है तो वो इजीली इस पे इफेक्ट कर देता है। इस तरह अगर हम इसको बढ़ा दे 10 कर दे तो चूंकि 10 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास 10 एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो इस स्टेज पे हमारे पास एंजाइम की स्पीड बढ़ जाएगी। इस तरह अगर हम 15 मॉलिक्यूल्स अब सबस्ट्रेट करें जिसके लिए हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यह है कि ये रिएक्शंस हमारे पास स्लो हो जाएगा, क्योंकि इन 5 रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स के लिए देयर इज़ नो एंजाइम्स। As reactions proceed, the rate of reactions will decrease, since the substrate will get used. The highest rate of reactions, known as the initial reaction rate, is the maximum reaction rate for any enzymes in an experimental situation. इसका मतलब यह है कि जब फर्स्ट टाइम एंजाइम्स की रिएक्शन स्टार्ट होती है तो हमारे पास हाईएस्ट रिएक्शन रेट होते हैं, चूँकि
इस दौरान हमारे पास जो है ना वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सट्रेट पे एक्शन करके उसको कन्वर्ट कर लेते हैं टुवर्ड प्रोडक्ट। अब दूसरा है सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन। ये पहला था एंजाइम्स की कंसंट्रेशन, कि अगर हम एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो वो एंजाइम्स की कंसंट्रेशन स्पीड अप कर देता है किस चीज़ को, वो रिएक्शंस को। दूसरा है सब्सट्रेट को, इंक्रीज इन सब्सट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। दिस इज बिकॉज मोर सब्सट्रेट मॉलिक्यूल्स विल बी colliding with the enzymes molecules, so more product will be formed. However, after a certain concentration, any increase will have no effect on the rate of reactions, since substrate concentration will no longer be the limiting factors. The enzymes will effectively become saturated and will be working at their maximum possible rate. इसका मतलब यह है कि किसी खास लिमिट तक अगर हम जो है ना एंजाइम्स की कंसंट्रेशन के मुताबिक अगर हम सब्सट्रेट को बढ़ा दें तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम एंजाइम्स की कंसंट्रेशन के ऊपर हम सब्सट्रेट के मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दें तो इसका मतलब यह है कि उन मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास देयर विल बी नो एंजाइम्स अवेलेबल एंड द रिएक्शन विल कम डाउन। एंजाइम्स कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस एज मोर एंजाइम्स विल बी कोलाइडिंग विद सब्सट्रेट मॉलिक्यूल। जितनी ज़्यादा एंजाइम्स हो इतनी ज़्यादा रिएक्शंस के चांसेस होगी और रिएक्शंस की स्पीड तेज़ होगी। हाउएवर दिस इज ट्रू will only have an effect up to a certain concentration where the enzyme concentration is no longer than the limiting factors। जिस तरह मैंने आपको बताया, लेकिन ये एक खास लिमिट तक, अगर खास लिमिट तक हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स है सब्सट्रेट की और हमने एंजाइम्स को कर दिया फॉर एग्जांपल 20 मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब ये है कि ये इस पर इफेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इन 10 रिमेनिंग मॉलिक्यूल के लिए सब्सट्रेट अवेलेबल नहीं है। तो एंजाइम्स मेन फंक्शन किस पे करता है, वो सब्सट्रेट पे करता है। अब अगर इसके लिए सब्सट्रेट अवेलेबल ना हो तो एंजाइम्स की रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती, और इसका मतलब ये कि एंजाइम्स की जो है ना वो रिएक्शन की स्पीड कम होगी। टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीज इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शंस विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। जितना हम टेम्परेचर देते हैं एक खास लिमिट तक वो एंजाइम की स्पीड को बढ़ा देता है, क्योंकि जितने भी सब्सट्रेट है वो काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेते हैं इन टेम्परेचर से, और वो तेज़ स्पीड के साथ जो है ना वो मोशन स्टार्ट करके रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी को जो है ना वो इंक्रीज़ कर देती है। अब अगर हम फॉर एग्जांपल ये ऑप्टिमम, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें हमारे पास एंजाइम्स की रिएक्शंस जो है ना वो वाक़या होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बॉइलिंग ऑफ वाटर की बात करें, फॉर एग्जांपल बॉइलिंग के लिए हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अब अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम हो तो इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग नहीं होगी, वाटर को एवापोरेट में कन्वर्ट नहीं होंगी। अगर हम जो है ना 100 से बढ़ा दे तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि 100 पे तो वाटर ऑलरेडी जो है ना वो एवापोरेशन में कन्वर्ट होती है। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर दे दे एंजाइम्स के लिए तो हर एंजाइम्स की अपनी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है ना वो ग्रेडियंट एक लिमिट होती है। अगर इस लिमिट से हम जो है ना ज़्यादा टेम्परेचर दे दे तो इसका इस रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता और उल्टा रिएक्शंस को कम कर देता है। हाउएवर द इफेक्ट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग विल बिकम ग्रेटर एंड द रेट ऑफ रिएक्शंस विल बिगिन टू डिक्रीज। और जितना भी हम जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो उसको टेम्परेचर दे दे तो इसका मतलब ये कि ज़्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और हमारे पास उल्टा रिएक्शंस की रेट जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि हर एंजाइम्स के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जिसको हम एक्टिवेशंस टेम्परेचर या एक्टिवेशंस एनर्जी कहते हैं। अगर इससे ज़्यादा जो है ना वो हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो उल्टा इससे जो है ना रिएक्शंस हमारे पास जो है ना वो डिक्रीज़ होती है, रिएक्शन की रेट डिक्रीज़ होती है। पीएच, जिस तरह हम पीएच मुख्तलिफ़ किस्म के ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को जो है ना वो इफ़ेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एबीजीज में जो है ना वो बात करें तो अगर जो है ना टेम्परेचर बढ़ जाए या जो है ना अगर पीएच कम हो जाए या पीएच ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी की बफर जोन्स जो है ना वो इफ़ेक्ट होती है। जस्ट लाइक द सेम हर एंजाइम्स के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीएच जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन्स और लिपिड्स की जो है ना वो बात करेंगे। कुछ एंजाइम्स जो है ना वो फॉर एग्जांपल एसिडिक मीडियम में जो है ना वो अपना रोल प्ले कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेप्सिन और रिनिन है, ये गैस्ट्रिक एसिड्स की प्रेजेंस में जो है ना वो एक्टिवेट होकर रिएक्शन को प्रोसीड कर देता है। इसी तरह कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो बेसिक मीडियम में वो अपना फंक्शंस कर देते हैं। मुख्तलिफ एंजाइम्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के पीएच वैल्यूज़ पाए जाते हैं। डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच वो पीएच है जिस पे एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी बढ़ा देती है। ऑप्टिमम पीएच इज़ द पीएच
एट विच द एंजाइम वर्क फर्स्ट, वो पीएच जिस पे एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस करे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सट्रेट कन्वर्ट कर लेते हैं टुवर्ड प्रोडक्ट। दिस इज द पीएच वैल्यू एट विच द बॉन्ड विद इन देम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हाइड्रोजन्स आयन आर hydroxyl ion in such a way that the shape of their active site is the most complementary to the shape of their substrate. At the optimum pH, the rate of the reaction is an optimum. जिस तरह मैंने आपको बताया कि optimum pH वो pH है जिस पे हमारे पास रिएक्शन, तो optimum pH हमारे पास वो pH है जिसमें एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो वो पीएच जिस पे एंजाइम जो है ना इसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा फर्स्ट हो, इस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। और हर एंजाइम्स के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑप्टिमम पीएच है एंड यू कैन सर्च देम इन अ गूगल। मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स की अपनी एक स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच है। एनी चेंज इन पीएच अबव और बिलो द ऑप्टिमम विल क्विकली काज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शंस। अगर हम ऑप्टिमम पीएच से जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम रिनीन की बात करें जिसकी ऑप्टिमम पीएच वो 2.4 जो HCl की पीएच है ये रिक्वायर्ड है, अगर हम इससे ज़्यादा कर दें, फॉर एग्जांपल हम 1.4 कर दें या हम इससे जो है ना कम कर दें, तो इसके साथ इसकी जो है ना वो एक्टिविटी कम होती है। इस तरह अगर हम उसको बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल हमने 7.4 कर दिया, बेसिसिटी की तरफ हम चले गए, तो इसके साथ भी इसकी एक्टिविटी जो है ना वो इफेक्ट होती है। Small change in pH below or above the optimum do not cause a permanent change to the enzyme since the bond can be reformed. However, extreme changes in pH cause enzymes to denature and permanently lose their functions. अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें ऑप्टिमम पीएच के अबव और बिलो, तो उसके साथ एंजाइम्स की एक्टिविटी में परमानेंट कोई चेंज नहीं आ सकती, क्योंकि एंजाइम्स दोबारा वो पीएच वैल्यू, वो ऑप्टिमम पीएच को गेन करके दोबारा अपनी जो है ना वो पहले शक्ल पे आ जाती है। इसी तरह अगर हम एक्सट्रीम चेंज कर दें, अगर हम फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा चेंज करें, तो इसके साथ एंजाइम्स की एक्टिविटी परमानेंट डिनेचर होती है। एंजाइम इन डिफरेंट लोकेशंस हैव ऑप्टिमम पीएच वैल्यू साइंस द इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी डिफरेंस। मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स है, कुछ एंजाइम्स एसिडिक इन्वायरमेंट में, गैस्ट्रिक एसिडिक इन्वायरमेंट जो है ना वो अपना फंक्शंस अच्छी तरह कर लेते हैं, कुछ जो है ना वो इंटेस्टाइन के पेंक्रियास के बेसिसिक इन्वायरमेंट में ज़्यादा फंक्शन कर लेते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स के लिए वो अपना एक अलग जो है ना वो ऑप्टिमम पीएच है। एंड वी विल टॉक अबाउट देम इन द मेटाबॉलिज्म्स ऑफ प्रोटीन। द डिफरेंट एंजाइम्स विच आर कॉल्ड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स विच एक्ट अपॉन द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल। सम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द गैस्ट्रिक acidic environments, some are present in the basic environment of the intestine. So different enzymes may work in their optimum pH best. अब हम बात करेंगे एंजाइम्स के इनहिबिटर्स के बारे में। इनहिबिटर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच डिक्रीज the reactions times are the reactions are which decrease the activity of enzymes. Inhibitor are those molecules which decrease the activity of enzymes. तो इनहिबिटर मे बी रिवर्सेबल और मे बी इरिवर्सेबल। अगर इनहिबिटर परमानेंटली एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करे तो इसको हम कहते हैं कि ये इरिवर्सेबल है। अगर ये स्लाइटली स्पेसिफिक टाइम के लिए ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम करे तो इसको हम कहते हैं कि ये रिवर्सेबल है। इनहिबिटर वर्क बाय बाइंडिंग टू एन एंजाइम्स एंड स्लोइंग और हल्टिंग कैटालिसिस। इनहिबिटर जो है ना वो एंजाइम के साथ बांड बना के जो कैटालिसिस एक्टिविटी है उसको जो है ना वो कम कर देती है। सम इनहिबिटर बाइंड टू स्ट्रॉन्ग टू द एंजाइम यूजुअली बाय फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड्स दे परमानेंटली इनएक्टिवेट द एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो एंजाइम के एक्टिव साइट्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के परमानेंटली इसको डीएक्टिवेट कर देता है। दिस क्लास ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड इरिवर्सेबल इनहिबिटर एंड एस्पिरिन इज अ गुड एग्जांपल। अगर एमसीक्यू में आ गया कि व्हाट्स द एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट इनहिबिटर्स, तो आपकी आंसर क्या होना चाहिए? आपकी आंसर है एस्पिरिन। एस्पिरिन हमारे पास एक परमानेंट जो है ना वो एंजाइम्स इनहिबिटर है। ऑन द अदर हैंड द मोर कॉमन रिवर्सेबल इनहिबिटर बाइंड टू द एंजाइम ले स्ट्रांगली नॉन कोवेलेंट। अब इसमें देखिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक ये है कि रिवर्सेबल वो है जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और इरिवर्सेबल वो है जो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। इरिवर्सेबल की एग्जांपल हमारे पास एस्पिरिन है और रिवर्सेबल की हमारे पास एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल हमारे पास एडविल एंड फ्लोराइब्रोफेन्स या एनसीड्स, ये हमारे पास रिवर्सेबल इनहिबिटर्स की एग्जांपल है। रिवर्सेबल इनहिबिटर आर ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम बिटवीन देयर एंजाइम बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड स्टेट्स। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सबस्ट्रेट, ये एंजाइम्स है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट, ये एंजाइम्स, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास
रिवर्सिबल है क्योंकि इसमें जो है ना चेंजेस परमानेंटली नहीं होती, एंजाइम्स अपनी पहली पोजीशन पे दोबारा आ सकती है। इसके साथ साथ हम जो है ना बात करेंगे रिवर्सिबल इनहिबिटर की। देखिए एंजाइम्स के इनहिबिटर को हमने मेन दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक इसमें था हमारे पास रिवर्सिबल और दूसरा था हमारे पास इरिवर्सिबल। इनहिबिटर को हमने बेसिकली दो क्लास में डिवाइड कर दिया। एक था हमारे पास इरिवर्सिबल, चूँकि इरिवर्सिबल वो तो परमानेंट चेंज लाता है, एंजाइम्स अपने फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकते, वो तो कहानी ख़त्म हो गई। अब दूसरा है रिवर्सिबल, चूँकि रिवर्सिबल जो है वो दोबारा एंजाइम्स अपने एक्टिव फॉर्म्स में आ सकती है, तो इसी वजह से रिवर्सिबल को हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर देते। एक है कम्पिटिटिव, दूसरा है नॉन कम्पिटिटिव एंड थर्ड वन इज अनकम्पिटिटिव। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस 3 subgroup of reversible inhibitor? And reversible inhibitor are those inhibitor by which the enzymes may comes toward their active sites. These types differ in how or when they binds the enzymes. इन तीनों के दरमियान डिफरेंस ये है कि ये कब अटैच होते हैं और ये किस साइट पे अटैच होते हैं। तो इस दो चीज़ों की बुनियाद पर, इन दो बातों की बुनियाद पर रिवर्सिबल की 3 टाइप्स है। आस्क योरसेल्फ, डज द इनहिबिटर बाइंड्स इन द सेम प्लेस एज द एंजाइम्स नॉर्मल सब्सट्रेट्स आर एट अनदर। एक ये है कि अगर सब्सट्रेट फॉर एग्जांपल एक्टिव साइट के साथ अटैच हुआ या एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच हुआ, तो ये एक डिफरेंस है। सेकंड क्या है, एंड डज द इनहिबिटर बाइंड्स बिफोर सब्सट्रेट और आफ्टर आर बोथ। और दूसरा ये है कि ये एंजाइम सब्सट्रेट की अटैचमेंट के बाद अटैच होता है या एंजाइम्स के साथ अटैच होता है सब्सट्रेट की अटैचमेंट से पहले। तो इन दो बातों की बुनियाद पे इरिवर्सिबल की 3 अक़साम है। द फर्स्ट वन इज़ कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में जो मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स के साथ अटैच होता है उसकी शेप या उसकी स्ट्रक्चर वो सेम होता है एंजाइम के सब्सट्रेट की तरह। इस टाइप में कम्पिटिटिव इनहिबिटर में एंजाइम की जो इनहिबिटर इसके साथ अटैच होती है उसकी शक्ल या स्ट्रक्चर एक जैसी होती है उस ओरिजिनल सब्सट्रेट के साथ जो एंजाइम के साथ अटैच होती है, एंड देयरफॉर बाइंड टू द सेम एरियाज एंड द एंजाइम इज द सब्सट्रेट। और ये कहाँ पे, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ पे अटैच होता है? ये एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स पे, जहाँ सब्सट्रेट अटैच होते हैं ये वहाँ पे अटैच होते हैं। अब अगर MCQ में पूछा गया कि सब्सट्रेट कहाँ पे अटैच होते हैं, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ पे अटैच होते हैं, तो योर आंसर विल बी कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होते हैं टू द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स विच इज कॉल्ड एक्टिव साइट्स टू विच द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल इज अटैच। विच इज़ द एक्टिव साइट्स, तो ये कहाँ पे अटैच, ये एक्टिव साइट्स पे अटैच होते हैं। कम्पिटिटिव इनहिबिटर दस compete with the substrate further active sites blocking substrate from getting inside vein bonds। तो ये क्या कर लेता है, ये इस तरह काम कर लेता है कि ये एक्टिव साइट्स के साथ अटैच कर लेता है और जो इनकमिंग सब्सट्रेट है उसको जो है ना अटैच करने के लिए कोई जगह नहीं रहती है और इस तरह इसके फंक्शंस को जो है ना वो डिक्रीज करता है। दूसरा क्लास हमारे पास है नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव का मतलब ये है कि चूँकि ये रिवर्सिबल है और ये उस एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होती जहाँ पे हमारे पास कम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये एंजाइम के एक्टिव साइट्स पे हमारे पास अटैच नहीं होती। तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाइंड टू साइट ऑन द एंजाइम्स अदर देन द एक्टिव साइट्स। तो कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव में मेन डिफरेंस ये है कि कम्पिटिटिव एक्टिव साइट्स पे अटैच होते हैं, नॉन कम्पिटिटिव एक्टिव साइट्स पे अटैच नहीं होते। Therefore, a non-competitive inhibitor does not block binding sites of substrate। और इसका मतलब यह है कि चूंकि ये एक्टिव साइट्स के साथ अटैच नहीं होती इसलिए ये इनकमिंग सबस्ट्रेट की अटैचमेंट को जो है ना प्रिवेंट नहीं करती। बट लाइक अ monkey on the enzyme's back इंटरफेयर विद द कैटालिटिक एक्टिविटी। लेकिन ये चूंकि अदर साइड फॉर एग्जांपल ये एलोस्टेरिक के साइड के साथ अटैच हुआ लेकिन ये फिर भी एंजाइम्स की एक्टिविटी में इंटरफेरेंस कर दिया। थर्ड वन हमारे पास क्या है? हमारे पास है अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। Uncompetitive inhibitor also bind to a site separate from the enzyme's active sites yet only to the enzyme substrate complex। देखिए मैं आप लोगों को इस तीनों के दरमियान मेन डिफरेंस बता रहा हूँ। मेन डिफरेंस ये है कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होता है एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट अटैच होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होता है सबस्ट्रेट की अटैचमेंट से पहले। ठीक है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ये एंजाइम्स के एक्टिव साइट के साथ अटैच नहीं होती।
दूसरा डिफरेंस ये है कि ये भी सब्सट्रेट की अटैचमेंट से पहले एंजाइम के साथ अटैच होती है। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारे पास नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि ये भी एंजाइम्स के एक्टिव साइड के साथ अटैच नहीं होती जिस तरह नॉन कॉम्पिटिटिव। यानी नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव ये दे बोथ आर सेम। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नॉन कॉम्पिटिटिव सब्सट्रेट की अटैचमेंट से पहले अटैच होता है और अनकॉम्पिटिटिव सब्सट्रेट की अटैचमेंट के बाद अटैच होता है। जब सब्सट्रेट एंजाइम के एक्टिव के साथ अटैच हो जाए तो इसके बाद ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच होते हैं। यह है मेडिकल एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स कि किस तरह हम एंजाइम्स को इन द फील्ड्स ऑफ मेडिकल वी कैन यूज़। तो फर्स्ट एंजाइम क्या है? एस्परजिनेज, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट में, और इसकी ये केमिकल रिएक्शन है बाय विच वी मे ब्रिंग चेंजेस इन द पेशेंट्स ऑफ ल्यूकीमिया एंड वी ट्रीट द डिजीज़ ऑफ ल्यूकीमिया। दूसरा क्या है? कोलाजिनेज, कोलाजिन हाइड्रोलिसिस, ये कोलाजिन की जो है ना ब्रेकिंग कर लेता है और ये स्किन अल्सर की ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर लेते हैं। ग्लूटामिनेज, इसकी ये केमिकल रिएक्शंस है और इसको भी ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट में यूज़ कर लेता है। हाइलोरिनिडेड, और इसको हार्ट अटैक में इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइसोजाइम, इसको हम एंटीबायोटिक्स में इस्तेमाल कर लेते हैं। रोडानेज को हम इस्तेमाल कर लेते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में। अगर कोई जो है ना पर्सन साइनाइड्स की जो है ना इसको इंजेस्ट करे, इसको जो है ना वो इंटेक कर ले, तो इसकी ट्रीटमेंट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज एंटीडोट। राइबोन्यूक्लियेज, इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं एंटीवायरल ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के। इसके साथ साथ है बीटा-लैक्टामेज हम यूज़ कर लेते हैं कहाँ पे? पेनिसिलिन एलर्जी में। वो पेशेंट जो पेनिसिलिन को एलर्जिक होते हैं या एलर्जिक जो है ना वो रिएक्शन हो गया है किसी पेशेंट को पेनिसिलिन की वजह से, तो इसकी ट्रीटमेंट में हम बीटा-लैक्टामेज यूज़ कर लेते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम एज ब्लड क्लॉट, वो डिजीज़ फॉर एग्जांपल थ्रोम्बोलिसिस हो गया, एम्बोलिज्म्स हो गया किसी पेशेंट को, तो इसकी ट्रीटमेंट में हम स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ कर लेते हैं। ट्रिप्सिन को हम यूज़ कर लेते हैं एज इन्फ्लेमेशंस। यूरिकेज को हम यूज़ कर लेते हैं गट की डिजीज़ में, जहाँ पे यूरिक एसिड की एकमुलेशन होती है इनसाइड द जॉइंट्स। मुख्तलिफ जॉइंट्स में यूरिक एसिड की एकमुलेशन होती है, तो इसमें हम इसको यूज़ कर लेते हैं। थर्ड वन क्या है? यूरोकाइनेज, इसको हम यूज़ कर लेते हैं जस्ट लाइक स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्लड क्लॉटिंग्स को प्रिवेंट करने में। So all was about the enzymes. We talk about enzymes in a very detail. We talk about the basic nature of enzymes, enzymes properties, what the changes that enzyme bring inside the human body. And I hope inshallah the topics of enzymes will be clear. Thank you very much.